हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल लवाशना चैनल। आज हम लोग भूगोल की क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की पृष्ठभूमि भूगोल में नहीं रही है तो इसे काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप लोगों ने जरा से भी छोड़ दिए तो वो आपके सर के ऊपर से निकलने शुरू कर देंगे, मतलब आपकी समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। इसलिए वीडियो काफ़ी ध्यान से देखें। सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, एक तरफ चपटी हुई है ना। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। आपने ग्लोब को देखा है क्या? ज़्यादातर स्कूल में जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल, उनकी टेबल पर रखा हुआ होता है इस आकार का, देखा हुआ है ना। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, लेकिन कुछ इतने छोटे भी हो सकते हैं ना, पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों तथा उनके सही आकार को दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले या किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखा के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। पृथ्वी कहाँ पर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर ही तो घूमती है। आप समझने की कोशिश करिएगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, इस तरीके से उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। कौन सा? एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी कौन सी? इस तरीके से, तो है ना। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। जो इस टाइप की सुई है, पृथ्वी में वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह काल्पनिक है। यह सिर्फ ग्लोब को टिकाने के लिए है, नहीं तो आप लोग पृथ्वी में सुई ढूंढने लग जाओ। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन सी? उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। किस तरीके से? जैसे ये पृथ्वी है तो विषुवत रेखा ये रही, ऊपर के को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस तरीके से वृत्त बने हुए हैं ना, ये रही विषुवत रेखा, ठीक है। एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इस तरीके से जो विषुवत रेखाएं हैं, इसकी समांतर रेखाएं भी होती हैं। इन वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये कौन सा है? शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा कितना? होगा 360 डिग्री अंश का होगा ना। और इसका 360 डिग्री अंश का 1/4 मतलब कि 1/4 भाग। इसका मतलब है कि इस प्रकार 90 अंश निकलेगा ना। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के सभी दक्षिण स्थित समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर का शॉर्ट फॉर्म उ या दक्षिण का शॉर्ट फॉर्म में द अक्षर में लिख करके व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में वेलो होरिजोटे दोनों एक ही अंश 20 अंश पर स्थित है ना। तो अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा कहाँ पर स्थित है? लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और वेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो कैसे पता लगेंगे कि चंद्रपुर कहाँ है? 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में क्या है?
वेलो हॉरिजोटे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर, मैंने बताया ना, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो हॉरिजोटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांश का आकार घटता चला जाता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं। लिखा हुआ है विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। आप इन सब बातों को समझने लगे होंगे ना कि अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है, पृथ्वी पर देखिए बीच में विषुवत रेखा दिखाई गई है, विषुवत रेखा। इसके बाद नीचे की तरफ दक्षिण में एक मकर रेखा और उत्तर में क्या है, कर्क रेखा। इस एरिया को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध तथा ऊपर, उसके ऊपर के एरिया को, कर्क रेखा के उस तरफ के एरिया को क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और तथा उसके भी ऊपर जो ध्रुव होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यानी उत्तर ध्रुव। इसी प्रकार से नीचे की स्थिति को भी दर्शाया जाता है। इन बातों को याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 से 1/2 दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। इसके बाद पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसे इन दो फिगरों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इस कारण से इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। तथा वे क्षेत्र जिन पर सूर्य की रोशनी सीधे ना पड़ के तिरछी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं आता, ध्रुव के तरफ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये एरिया क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है देशांतर। देशांतर क्या है, इसे भी समझना है। इस चैप्टर में हर बात ध्यान देने योग्य है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ में रेखाओं से पूर्व पश्चिम की ओर उन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ की रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है, याद रखिए। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। कहाँ पर, किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे देखा हुआ है ना फिगर में पीछे। चलिए उसी पृष्ठ पर हम वापस चलते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं इनका मान 0 डिग्री तक होता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अक्षांश समांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, कहाँ पर, ग्रीनिच में, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर की गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा दक्षिण के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। किस तरीके से आप करने लगे हैं, पहले रेखा इस तरीके से थी ना,
ये इस तरीके से देशांतर के लिए अब क्या होने लगा कि पश्चिमी यामोत्तर के लिए इस तरीके की रेखाएं बढ़ने लगी, जो दिखाई दे रहे हैं सभी लोग नजर। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सभी जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवी का सही स्थिति होगा। इसके समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं की संख्या का खा गा अक्षरों में व्यक्त करो। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे से काटती हैं वह कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आवा, शाह, दा, धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। देखिए इस तरीके से रेखाएं खींचने को बता रहा है। ये इस तरीके से काटती हैं 1 2 3 4 आ, का, खा, गा, व्रत को आवा, सा, जितने भी व्रत बने। इस प्रकार हम किसी क्षेत्र की सही स्थिति की जानकारी कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिगर दिखाया गया है, इसमें संपूर्ण विश्व का मैप दिखाया गया है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है। अब आप देखोगे कि देख लीजिए हमने अभी जिस फिगर के बारे में जानकारी की थी ना, जिस फिगर के बारे में बताया था वह फिगर नीचे बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि वह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से पता लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। लंबी क्यों होती है? तब सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ रही होती है, लेकिन जब सीधा आ जाता, सर पे आ जाता, तो सूर्य की परछाई कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व हैं उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। कैसी विधि से? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर में 12 बजे होंगे तब ग्रीनिच को 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच में समय 1 घंटा आगे होगा तथा वहाँ दोपहर में 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले समय को, घड़ी को किसने मिलाया होगा, तो शायद उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आगे बढ़ते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात में द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी एक यामोत्तर से स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यह यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व लगभग 82 डिग्री 30 पूर्व का मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, याद रखिएगा। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे।
भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्या है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार अनेक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक क्षेत्रों को घेरता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।